रेगिस्तान की उस सुनसान बंजर जगह पर, जो कि राजस्थान के एक दूर दराज गांव बीकानेर के करीब वाकई थी, एक छोटे से कच्चे घर में बूढ़ा श्याम लाल लेटा हुआ था। चारों तरफ रेत ही रेत फैली हुई थी, हवा में सन्न सन्नाहट गूंज रही थी और उसका घर उस बंजर इलाके के पेचोखम में जैसे कोई अकेला जजीरा बन गया था। एक ऐसा जजीरा जहां बरसों से वो बिल्कुल अकेला रहता था। गांव वालों के दरमियान बूढ़े श्याम लाल के बारे में अजीबोगरीब बातें गर्दिश करती थीं। कोई कहता था कि वो बस एक सादा सीधा बूढ़ा है जिसे तन्हाई से प्यार है, जबकि कुछ लोग उसकी तरफ शक की निगाह से देखते थे। कहते थे कि उसकी इस तन्हाई के पीछे जरूर कोई राज छुपा है, कोई पुरानी कहानी, कोई अनकही बात। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बूढ़ा श्याम लाल चौंक कर उठ बैठा। फिर किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। उसने झुंझला कर कहा, अरे दरवाजा तोड़ना है क्या? दरवाजा खोलते ही वो ठिठक गया। सामने एक जवान बहुत खूबसूरत लड़की खड़ी थी। बारिश में भीग कर उसके कपड़े जिस्म से चिपक गए थे। आंखों में खौफ था, चेहरे पर थकन की लकीरें और होंठ कांप रहे थे। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो ठिठुर कर कांप रही थी। बूढ़े श्याम लाल ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? इस रेगिस्तान में, इस वीराने में अकेली क्या कर रही हो? लड़की ने कांपती आवाज में कहा, मुझे अंदर आने दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। श्याम लाल थोड़ा पीछे हटा। उसकी भौहों पर शिकन पड़ गई। मेरे साथ? लेकिन क्यों? तुम हो कौन? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक नजर श्याम लाल के चेहरे पर डाली और सीधा अंदर चली गई। श्याम लाल औबाक रह गया, फिर गुस्से से बोला, तुम कौन हो और तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे घर में घुस आई? अगर किसी ने देख लिया तो लोग क्या कहेंगे? एक जवान लड़की एक बूढ़े के साथ रह रही है। लड़की, जिसका नाम प्रीति था, ने श्याम लाल का हाथ पकड़कर कहा, मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं रहा। 2 दिन पहले मेरी शादी हुई थी, लेकिन मेरे पति की मौत हो गई। ससुराल वालों ने मुझे मनहूस कहकर घर से निकाल दिया। बोले तुमने हमारे बेटे को खा लिया। बूढ़े श्याम लाल की आंखों में एक नरमी सी आई, मगर उसकी निगाहों में एक अजीब सी चमक भी थी, जिसे प्रीति ने फौरन महसूस कर लिया। प्रीति ने धीमी आवाज में आगे कहा, मेरा क्या कसूर है? लेकिन उन्होंने भी मुझे धक्के देकर निकाल दिया। बूढ़े श्याम लाल ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, ठीक है बेटी, तुम यहाँ रह सकती हो जब तक चाहो, लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो लोग बातें करेंगे। प्रीति ने सर झुका लिया और कमरे के एक कोने में चुपचाप बैठ गई। बारिश अब थम चुकी थी, मगर उसके कपड़े अभी भी गीले थे। बूढ़े श्याम लाल ने उसे एक चादर दी और कहा, ये लो, ठंड लग जाएगी। प्रीति ने चादर ली और खामोशी से एक तरफ देखने लगी, जैसे वो श्याम लाल के हर हाव भाव को गौर से देख रही हो। उसकी आंखों में एक होशियारी थी, एक सजग चमक जो श्याम लाल के शक की लहजे और निगाहों को भांप रही थी। लेकिन प्रीति कोई आम लड़की नहीं थी। वो एक पुलिस अफसर थी जो खुफिया तौर पर श्याम लाल के घर आई थी। करीबी गांव जयपुर से पुलिस को कई शिकायतें मौसूल हुई थीं कि बूढ़ा श्याम लाल अपनी तन्हाई का गलत फायदा उठाता है। वो लड़कियों को अपने घर बुलाता है और उनके साथ मशकूक सलूक करता है। कुछ गांव वालों ने यहाँ तक कहा था कि कई लड़कियां श्याम लाल के घर आईं, लेकिन फिर कभी वापस नहीं गईं। प्रीति को इस पूरे मामले की जांच का काम सौंपा गया था। उसने अपनी पहचान छुपाई और एक बेसहारा दुखी लड़की का रूप धारा था, ताकि वो बूढ़े श्याम लाल के असली इरादों को समझ सके। उसने अपने छोटे से बैग में एक खुफिया कैमरा रखा था, जिसे वो सही वक्त पर इस्तेमाल करने वाली थी। अगले दिन प्रीति ने बूढ़े श्याम लाल के लिए चाय बनाई। वो धीरे से उसके पास आई और बोली, चाय पी लीजिए। श्याम लाल ने हैरानी से देखा, तुमने बनाई है? प्रीति ने हल्की मुस्कान के साथ सर हिला दिया। अब वो कभी उसके पांव दबाती, कभी उसका हाथ पकड़कर सहारे से अपने पास बिठा लेती। वो उसके सर की मालिश करती, तिलक लगाती और उसके आसपास इस तरह घूमती जैसे कोई देखभाल करने वाली बेटी हो, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी चौकसी थी। बूढ़ा श्याम लाल पहले तो झिझकता रहा, मगर धीरे धीरे उसने प्रीति को बेटी की जगह सिर्फ प्रीति कहना शुरू कर दिया। प्रीति ने नोट किया कि श्याम लाल की निगाहों में अब एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। उसकी मुस्कान में कोई राज था जो प्रीति की सतर्क निगाहों से बच नहीं सका। प्रीति हर पल को गौर से देखती थी। वो बूढ़े श्याम लाल के घर के हर कोने, हर दरार, हर हरकत पर नजर रखती थी। एक दिन उसे घर के पिछवाड़े वाले हिस्से में एक पुराना संदूक मिला, लकड़ी का, धूल से भरा हुआ। उस संदूक के अंदर कुछ पुराने कपड़े, कुछ पीले पड़े खत और कुछ तस्वीरें रखी थीं। तस्वीरों में कई जवान लड़कियों के चेहरे थे, मुस्कुराते हुए, मगर उनकी आंखों में कुछ खौफ सा था। हर तस्वीर के पीछे एक नाम और एक तारीख लिखी हुई थी। एक तस्वीर पर लिखा था, ललिता 2018। प्रीति का दिल धक से रह गया। उसने जल्दी से वो सारी तस्वीरें अपने बैग में छुपा लीं।
ताकि बाद में उन पर तहकीकात कर सके। इतने में बूढ़ा श्यामलाल वहां आ पहुंचा। उसने प्रीति को संदूकान के पास झुके देखा तो थोड़ा घबरा गया और कड़क आवाज में बोला, वहां क्या कर रही हो? प्रीति ने फौरन बात बदल दी और मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस घर की सफाई कर रही थी। श्यामलाल ने उसे एक पल के लिए शक भरी निगाह से देखा, फिर जबरदस्ती मुस्कुराया और धीरे धीरे वहां से चला गया। रात को जब बूढ़ा श्यामलाल गहरी नींद में सो रहा था, प्रीति उसके कमरे के पास जाकर बैठ गई। वो उसके चेहरे की हर हरकत, हर सांस को ध्यान से देखती रही, जैसे उसके चेहरे की शिकनों के बीच छुपे राज को पढ़ रही हो। एक रात श्यामलाल नींद में कुछ बड़बड़ाने लगा। प्रीति ने कान लगाकर सुना। उसे लगा कि वो किसी लड़की का नाम ले रहा था। उसने फौरन अपना मोबाइल निकाला और उसकी आवाज रिकॉर्ड कर ली। अगले दिन बूढ़े श्यामलाल ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है? प्रीति ने धीरे से जवाब दिया, यहाँ सुकून है। तुम्हारे पास आकर लगता है जैसे मैं महफूज हूँ। श्यामलाल ने नजरें झुकाईं, लेकिन उसके होठों पर जो मुस्कान थी उसमें कुछ अजीब था। प्रीति ने वो भी नोट किया और अपनी रिपोर्ट में ध्यान से लिख लिया। एक दिन प्रीति ने बूढ़े श्यामलाल का हाथ थामकर धीमी आवाज में कहा, बहुत अच्छे हो। दुनिया में सबने मुझे ठुकरा दिया, लेकिन तुमने मुझे अपने घर में जगह दी, पनाह दी। श्यामलाल कुछ कहना चाहता था, मगर अल्फाज उसके होठों तक आकर रुक गए। प्रीति ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं? तुम्हें खाने में क्या पसंद है? श्यामलाल ने मुस्कुरा कर कहा, जो तुम बनाओगी वही मुझे पसंद आएगा। प्रीति ने उस दिन सादा सा खाना बनाया। दोनों साथ बैठे चुपचाप खाना खाते रहे, लेकिन प्रीति की नजरें लगातार श्यामलाल के हर हाव भाव, हर लफ्ज, हर मुस्कान पर टिकी थीं। उसे महसूस हो रहा था कि इस खामोश चेहरे के पीछे कुछ छुपा हुआ है, कोई पुराना दर्द या शायद कोई गहरा राज। अब प्रीति रोज उसके लिए खाना बनाती, उसके कपड़े धोती, घर की सफाई करती। वो एक बेटी की तरह उसके साथ रहने लगी, लेकिन अंदर से उसका दिमाग हमेशा चौकन्ना रहता था, क्योंकि उसका असली मकसद था बूढ़े श्यामलाल के इरादों को समझना। श्यामलाल की वजह से मुस्कान और प्रीति को पास देखकर उसकी धीमी नजरें प्रीति के शक को और गहरा कर रही थीं। एक दिन प्रीति ने सहज लहजे में पूछा, तुम यहाँ अकेले कैसे रहते हो? क्या कभी तन्हाई नहीं लगती? श्यामलाल हल्का सा हंसा और बोला, तन्हाई मेरी दोस्त है, लेकिन अब तुम आ गई हो तो इस घर में फिर से रौनक है। प्रीति ने मुस्कुराकर बात बदल दी, लेकिन उसके दिल में सवालों का तूफान उठ चुका था। शाम को जब सूरज धीरे धीरे रेत के पीछे ढल रहा था, प्रीति घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। तभी उसकी नजर पड़ी कि श्यामलाल पुराने कागजों के ढेर में से एक खत निकालकर जला रहा था। प्रीति ने चुपके से उसकी तरफ देखा। आग की लपटों में उसने साफ देखा कि उस खत पर किसी लड़की का नाम लिखा था। उसके दिल में एक अजीब सा खौफ और शक जागा। रात को जब श्यामलाल गहरी नींद में सो गया, प्रीति दबे पांव उसके कमरे में घुस गई। वो अलमारी टटोलने लगी। पुराने कपड़े, छोटे फ्रेम और फिर उसे मिली एक पुरानी डायरी। उस डायरी में कई लड़कियों के नाम लिखे थे, उनके साथ मुलाकातों की तारीखें और कुछ छोटे छोटे नोट्स भी। एक सफ़े पर लिखा था, मैंने उसे कहा कि वो यहाँ महफूज है, लेकिन वो हकीकत से डरती थी, जैसे कोई राज वहीं थम गया हो। प्रीति का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने फौरन मोबाइल निकाला, डायरी के सफ़ों की तस्वीरें लीं और उन्हें अपनी रिपोर्ट में शामिल कर लिया। अब सब कुछ साफ था। बूढ़ा श्यामलाल का अतीत इतना सादा नहीं था जितना उसका चेहरा दिखाता था। प्रीति ने अपनी तहकीकात को और मजबूत करने के लिए एक नया मंसूबा बनाया। एक दिन जब श्यामलाल किसी काम से घर से बाहर गया, प्रीति ने फौरन मौका देखा और घर के एक कोने में एक छोटा सा खुफिया कैमरा लगा दिया। वो कैमरा इस तरह लगाया था कि उसे श्यामलाल के कमरे और उसकी रोजमर्रा की हरकतें साफ दिखाई दें। प्रीति ने उस कैमरे को अपने मोबाइल से जोड़ लिया ताकि वो हर पल उसकी निगरानी कर सके। दिन हो या रात, अब उसने श्यामलाल के साथ ज्यादा वक्त गुजारना शुरू कर दिया। उसकी हर नजर, हर हंसी, हर हरकत पर ध्यान देने लगी। एक दिन प्रीति ने फैसला किया कि वो श्यामलाल के साथ गांव के पास वाले छोटे बाजार जाएगी। दोनों पैदल ही निकल पड़े। रेत के रास्ते पर चलते हुए हवा में धूल का हल्का झोंका था। गांव जयपुर पहुंचते ही प्रीति ने देखा कि लोग श्यामलाल को अजीब निगाहों से देख रहे हैं, जैसे उनके दिल में कोई अनकहा खौफ या शक छुपा हो। तभी एक बूढ़ी औरत ने प्रीति को किनारे खींच लिया और धीमी आवाज में बोली, बेटी, उस बूढ़े से जरा संभल कर रहना, उसके बारे में गांव में अच्छी बातें नहीं हैं। प्रीति ने मुस्कुराते हुए कहा, चाची आप फिक्र न करें, मैं ठीक हूं। मगर उसकी आंखों में उस पल एक चमक उभरी, जैसे उसे अपनी तहकीकात के लिए कोई नया सुराग मिल गया हो। वापस आते वक्त प्रीति ने सहजते हुए पूछा, गांव वाले तुम्हारे
बारे में इतनी अजीब बातें क्यों करते हैं? श्यामलाल ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे लोग तो बस यूं ही बातें बना लेते हैं, मैं तो बस एक सादा सीधा बूढ़ा आदमी हूँ। लेकिन उसकी हंसी में एक हल्की सी घबराहट थी जो प्रीति की नजरों से छुप न सकी। उसने सब कुछ अपने नोट्स में दर्ज कर लिया। एक रात जब आसमान पर चांद पूरी तरह चमक रहा था और घर में हल्की ठंडक थी, प्रीति श्यामलाल के साथ बैठी थी। वो जानबूझकर ऐसे सवाल कर रही थी जो उसके माजी के पर्दे खोल सकें। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, बूढ़े श्यामलाल, तुम्हारे घर में पहले कभी कोई मेहमान आया है? श्यामलाल थोड़ा घबराया, फिर बोला, ना, बस कभी कभार कोई राहगीर आ जाता है। प्रीति ने हल्के से कहा, तुम्हारे घर की ये तन्हाई किसी को भी अपनी तरफ खींच सकती है। श्यामलाल की मुस्कान में उस वक्त एक अजीब सी बेचैनी थी और प्रीति ने वो सब अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। थोड़ी देर बाद प्रीति ने कहा, तुम्हारा घर बहुत सादा है, लेकिन इसमें एक अनोखा सुकून है। श्यामलाल ने शांति से कहा, ये मेरा घर है प्रीति, तुम चाहो तो इसे जितना चाहो सजा सकती हो। प्रीति मुस्कुराई और बोली, तो फिर मुझे यहाँ हमेशा रहने दो। श्यामलाल ने सर हिला दिया। उसकी आंखों में वही पुरानी राजालूद चमक थी। प्रीति ने उसे गौर से देखा और उस पल की वीडियो रिकॉर्डिंग भी अपने कैमरे में महफूज कर ली। एक दिन प्रीति ने बूढ़े श्यामलाल के लिए गरम गरम परांठे बनाए। वो थाली लेकर कमरे में आई और मुस्कुराते हुए बोली, आज कुछ खास बनाया है? श्यामलाल ने हल्की हंसी के साथ पूछा, खास मेरे लिए? प्रीति ने आंखों में शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, और किसके लिए? यहाँ और कौन है? श्यामलाल ने परांठा खाया और खुशी से बोला, अरे ये तो बहुत स्वादिष्ट है। प्रीति ने मुस्कुराते हुए कहा, बस आपकी ये तारीफ ही मेरे लिए काफी है। मगर उसकी नजरें लगातार श्यामलाल के चेहरे पर थीं। उसके हर लफ्ज, हर हरकत को वो बारीकी से देख रही थी। कैमरा उस पल की हर झलक को चुपचाप रिकॉर्ड कर रहा था। अब प्रीति सिर्फ घर के अंदर ही नहीं, बल्कि बाहर भी श्यामलाल के साथ वक्त गुजारने लगी थी। एक शाम जब आसमान में चमकते तारे झिलमिला रहे थे और रेगिस्तान की रेत ठंडी हवा में सरसरा रही थी, दोनों घर के बाहर बैठे आसमान को निहार रहे थे। प्रीति ने नरम आवाज में पूछा, बूढ़े श्यामलाल, तुमने अपनी जिंदगी में क्या क्या देखा है? क्या कभी कोई खास इंसान मिला? श्यामलाल ने लंबी सांस ली, फिर धीमे सुर में कहा, जिंदगी ने बहुत कुछ दिखाया है प्रीति, लेकिन कुछ यादें ऐसी होती हैं जो दिल में दफन हो जाती हैं। प्रीति ने धीरे से कहा, शायद कुछ यादें दफन नहीं होती, बस छुप जाती हैं किसी कोने में। श्यामलाल ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में उस वक्त एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई पुरानी बात उसके दिल में फिर से जाग उठी हो। प्रीति ने वो पल भी अपने कैमरे में कैद कर लिया। अब प्रीति की तहकीकात अपने आखिरी मरहले पर पहुंच रही थी। वो कई हफ्तों से श्यामलाल के घर में रह रही थी और अब उसे पूरा यकीन हो चला था कि बूढ़े श्यामलाल के माजी में कुछ बहुत गहरे और अंधेरे राज छुपे हैं। उसकी डायरी, पुरानी तस्वीरें और गांव वालों की शिकायतें, सब कुछ एक ही सिमत की तरफ इशारा कर रहे थे। प्रीति ने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। हर वीडियो में श्यामलाल की वही अजीब सी मुस्कान थी, वो सहमी निगाहें जो बार बार प्रीति पर टिकती थीं, और उसके चेहरे की घबराहट, जैसे वो डरता हो कि उसका कोई राज अब ज्यादा देर तक नहीं छुपेगा। उस रात जब चांदनी रेत पर चमक रही थी और रेगिस्तान में हल्की हवा सरसराहट पैदा कर रही थी, प्रीति ने फैसला कर लिया कि अब वक्त आ गया है बूढ़े श्यामलाल का असली चेहरा सामने लाने का। वो शाम लाल के पास बैठी और बड़ी नरमी से बातें करने लगी। उसने जानबूझकर ऐसी बातें छेड़ी जो उसके माजी की परतें खोल सकें। प्रीति ने धीमी आवाज में कहा, बूढ़े श्यामलाल, तुम्हारे बारे में लोग बहुत कुछ कहते हैं, क्या ये सब सच है? श्यामलाल जोर से हंस पड़ा और बोला, अरे नहीं, लोग तो बस यूं ही बातें बना लेते हैं, मैं तो एक सादा सीधा बूढ़ा आदमी हूँ। लेकिन उसकी हंसी में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे वो अपने डर को मुस्कान के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहा हो। प्रीति ने उसकी हर हरकत, हर लफ्ज को ध्यान से देखा और सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। फिर उसने सहजते हुए पूछा, तो फिर तुम इस वीराने में अकेले क्यों रहते हो? क्या कोई राज है जो तुम छुपा रहे हो? श्यामलाल की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी आंखों में बेचैनी तैर गई। उसने झुंझला कर कहा, तुम मुझसे इतने सवाल क्यों कर रही हो? प्रीति ने हल्के सुर में मुस्कुराते हुए कहा, बस यूं ही तुम्हें जानना चाहती हूँ। और कैमरा उस पूरे मुखालमे को खामोशी से रिकॉर्ड करता रहा। थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद प्रीति ने अपनी जेब से कुछ निकाला, एक चमकता हुआ पुलिस का बैज। वो फौरन खड़ी हुई और धीमी लेकिन पुख्ता आवाज में बोली, बूढ़े श्यामलाल, मैं पुलिस अफसर प्रीति हूँ। मुझे इत्तला मिली थी कि तुम लड़कियों के साथ गलत हरकतें करते हो, इसीलिए मैं यहाँ खुफिया तौर पर आई थी तुम्हारे इरादों के सबूत जमा करने। श्यामलाल जैसे पत्थर का हो गया, उसकी आंखें फैल गईं, चेहरा जर्द पड़ गया। वो कांपती आवाज में बोला, ये क्या बकवास है?
मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं। प्रीति ने पुरस्कून लेकिन सख्त लहजे में कहा। तुम्हारे घर से मिली डायरी, तस्वीरें, पुराने खत और मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हुए वीडियो सब तुम्हारे झूठ की गवाही दे रहे हैं। श्यामलाल। प्रीति ने फौरन अपना मोबाइल फोन निकाला और करीबी पुलिस स्टेशन बीकानेर को कॉल की। जब पुलिस ने श्यामलाल के हाथों में हथकड़ियां डालकर उसे गाड़ी में बिठाया तो प्रीति ने अफसरों को बताया कि उसे श्यामलाल के खिलाफ कई शिकायतें मिली थीं कि वो अपनी तन्हाई का फायदा उठाकर जवान लड़कियों को अपने घर बुलाता है और उनके साथ मशकूक सलूक करता है। प्रीति ने अपनी खुफिया तहकीकात के दौरान उसके हर रवैये को ध्यान से देखा और सबूत जमा किए, जिनमें उसकी डायरी, पुरानी तस्वीरें और कैमरे से रिकॉर्ड की गई वीडियोस शामिल थीं। कुछ ही हफ्तों बाद अदालत में मुकदमा चला। प्रीति ने वहां गवाही दी कि श्यामलाल का रवैया इंतहाई मशकूक था। उसने अपनी रिपोर्ट, डायरी, तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्डिंग अदालत में पेश की। वीडियोज में श्यामलाल की अजीब सी मुस्कान, उसकी प्रीति पर टिकती हुई सहमी नजरें और उसकी हर बार की घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, जो उसके छिपे हुए इरादों की तरफ इशारा कर रही थी। गांव वालों की गवाही ने भी प्रीति के सबूतों की तायद की। अदालत ने सारे शवाहिद देखकर बूढ़े श्यामलाल को मुजरिम ठहराया और उसे कई साल की सजा सुना दी। वो बूढ़ा आदमी जो कभी अपनी तन्हाई में एक अलग दुनिया बसाए बैठा था, अब अपने मांझी के काले राजों की वजह से जेल की सलाखों के पीछे था। प्रीति ने अपना फर्ज निभाया और एक बार फिर साबित कर दिया कि कानून की नजर से कोई नहीं बच सकता। रेगिस्तान की ये कहानी हमें सिखाती है कि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। कभी कभी तन्हाई के पीछे भी खतरनाक राज छुपे होते हैं। प्रीति की हिम्मत, उसकी समझदारी और उसकी खुफिया तहकीकात ने एक गुनहगार को बेनकाब किया और ये पैगाम दिया कि इंसाफ हर हाल में अपना रास्ता ढूंढ लेता है। अगर कोई गलत काम करने की कोशिश करता है तो कानून उसे कभी माफ नहीं करता। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हर इंसान की इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ की हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी है, और जो भी प्रीति की तरह सच और हक़ के लिए खड़ा होता है वो इस दुनिया में एक नई उम्मीद बन जाता है।